जो आपको पढ़ने हैं उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में बेसिकली मैरिज के बारे में बताया गया है, यानी विवाह और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं। तो विवाह होगा यानी मैरिज होगी, तो सबसे पहले बात की जाएगी कि मैरिज के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, यानी एक वैलिड मैरिज कब मानी जाएगी। तो वो कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जिनको फुलफिल करने के बाद मैरिज को वैलिड मैरिज माना सर जाएगा। तो सबसे पहले हिंदू ये सर पढ़ ये हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा है? 1956 ना? नहीं, एक एक्ट आपका, यानी 4 एक्ट जो आपको पढ़ने हैं उनमें से एक एक्ट यानी हिंदू मैरिज एक्ट ये 1955 का है। बाकी जो शेष 3 एक्ट हैं उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जो भी दूसरे एक्ट होंगे वो सभी 56 के हैं, यानी 1 साल बाद बने थे वो। तो यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और अदर जो भी एक्ट्स हैं हिंदू रिलीजन से रिलेटेड वो सभी 56 के। ये ध्यान आपको बस रखना है एक के बारे में कि 55 का एक है, बाकी सभी 56 के। अब इसके बाद एक बात, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट सेमेस्टर में कि लॉ जो है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला जो है वो सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा जो है प्रोसीजरल लॉ। फिर हमने बात की थी कि सब्सटेंटिव लॉ जो है वो सिविल लॉ होता है और क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और जो भी और दूसरे एक्ट हैं वो सब सिविल लॉ है। फिर हमने बात की थी कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, या आज की डेट में अगर बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके बाद एनडीपीएस एक्ट, ये सब क्रिमिनल लॉ माने जाते हैं, सब्सटेंटिव में क्रिमिनल। फिर प्रोसीजरल में भी इसी तरह से जो लॉ सिविल सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करते हैं, फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। सॉरी, जो सिविल को प्रोसीड करेंगे वो सिविल प्रोसीजरल लॉ हो जाएंगे और जो क्रिमिनल को प्रोसीड करेंगे कराएंगे उनको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। अब बात आती है कि हिंदू लॉ कहाँ पे फॉल करता है या इसका स्टेटस क्या है। तो हिंदू लॉज की बात की जाए तो ये सब्सटेंटिव लॉ है अपने आप में, लेकिन इसे हम उन सामान्य या जनरल लॉ से अलग एक कैटेगरी में इसको डील करते हैं और उसका नाम है पर्सनल लॉ। यानी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ को हम पर्सनल लॉ के रूप में डील करते हैं, यानी हम इनको एक अलग कैटेगरी मानते हैं। हालांकि ये सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, लेकिन इसे हम पर्सनल लॉ के रूप में जानते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है? अब जैसे बीएनएस की हम बात करेंगे तो किसी ने एक दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया वो अक्यूज्ड हो जाएगा और जिसका मर्डर हुआ वो विक्टिम हो जाएगा। जिस भी रूप में उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो विक्टिम है। तो अब यहाँ बात आएगी कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो गया और जिसने ऑफेंस किया उसको किस लॉ से कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो उस पर्सन को, यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है, वो किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी नेशनलिटी का हो, उसे एक ही लॉ आईपीसी से ट्रीट किया जाएगा, उसे डील किया जाएगा। इसलिए उसे हम एक जनरल लॉ मानते हैं। सब्सटेंटिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो सब बातें अलग है, लेकिन एक जनरल लॉ है जिससे सभी व्यक्ति गवर्न होते हैं। लेकिन हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में क्या एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिलीजन के बेस पे ये पर्सन्स को डील करता है, इसलिए इसे हम पर्सनल लॉ के रूप में जानते हैं। यही एक कारण है इसको अलग कैटेगरी में रखने का, क्योंकि इसमें जैसे ही हिंदू लॉ की बात आएगी यहाँ सिर्फ हिंदूज को डील किया जाएगा, अदरवाइज किसी रिलीजन को डील नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा जो लॉज हैं, यानी पर्सनल लॉ की जो हम बात कर रहे हैं, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये रिलीजन के बेस पे चलते हैं। रिलीजन के अलावा इनका कोई और दूसरा औचित्य नहीं है। हालांकि ये सब्सटेंटिव लॉ है और ये सब्सटेंटिव आपके राइट्स और लाइबिलिटीज को डील कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस इनका क्या है? रिलीजन है, इसलिए हम इन्हें पर्सनल लॉ के रूप में रखते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमारा सिलेबस है अगर उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिट आपको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, कि इनका सोर्स क्या है, इसका रिसोर्स क्या है, कहाँ से इसे कन्फर्मिटी मिलती है या वैलिडिटी कहाँ से मिलती है। तो पर्सनल लॉ में स्पेशली जब हिंदू लॉ की बात की जाएगी तो इसकी वैलिडिटी मिलती है श्रुतिज, स्मृतिज इट्सेट्रा, यानी यहाँ से इसे वैलिडिटी मिलती है। तो इसके सोर्स की अगर बात की जाए तो 2 मेन इसके सोर्स माने जाते हैं। पहला जो सोर्स है उसे हम एंशिएंट सोर्स मानते हैं
और दूसरा जो सोर्स है उसे हम मॉडर्न सोर्स मानते हैं। तो अगर एंशियंट सोर्स की बात की जाए तो एंशियंट सोर्स में श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और कस्टम, ये 4 एंशियंट सोर्स हैं हिंदू लॉ के। और मॉडर्न सोर्स में क्या क्या है? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स। अब इनका मतलब क्या है और कब किस नाम से हम इसे जानेंगे, इस पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसके जो सोर्स हैं हिंदू लॉ के, 2 मेन सोर्स हैं, मतलब 2 टाइम के बेस पे डिवाइड किया गया 2 पर्टिकुलर में। क्या क्या? एंशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स। तो एंशियंट सोर्स में क्या क्या बातें की गई? श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और कस्टम। और मॉडर्न सोर्स में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनको: जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स। तो सबसे पहले सर ये एंशियंट सोर्स, एंशियंट का दोबारा से रिपीट कर देंगे, श्रुति, स्मृति और थर्ड और फोर्थ कौन सा है सर? डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और लास्ट है कस्टम। तो अब पहले जो श्रुति का क्या मतलब है? श्रुति का मतलब है कि जो चीजें सुनी गई, यानी क्या मतलब निकला कि विच हैज बीन हर्ड, यानी जो चीजें सुनी गई। तो इसको क्या माना जाता है कि डायरेक्ट ये देवी देवताओं से या ईश्वर से सुना गया। किसके द्वारा सुना गया? जो लोग उतने सक्षम थे, यानी हमारे संत महात्मा या जो ऋषि महर्षि थे, उन लोगों ने सुना, डायरेक्ट सुना। किससे? गॉड से, मैसेंजर से उनके। जैसे कि मुस्लिम लॉ में माना जाता है कि मोहम्मद साहब थे उनके मैसेंजर, तो इसी तरह से यहाँ भी जो ऋषि महर्षि हमारे थे उनको माना जाता है कि वो मैसेंजर्स थे गॉड के, और उन्होंने सुना डायरेक्ट ईश्वर द्वारा जो बात है, उसी को कहते हैं श्रुति। और श्रुति में हमारे वेद आते हैं, मेनली जो 4 हमारे वेद हैं वो इसमें आते हैं। और इन वेद को किन किन नामों से जाना जाता है? ऋग्वेद। अब जैसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करते समय हम उसको वेदा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी का नाम, नाउन प्रोनाउन से आप सभी फेमिलियर होंगे। तो अब जैसे मेरा नाम पवन है, तो इंग्लिश में बोला जाए, हिंदी में बोला जाए, उर्दू में बोला जाए, कभी भी किसी भी लैंग्वेज में नाम वही रहेगा, उसमें कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मेरा मानना। तो इस अगर रूप से देखें आप, तो वेद आप कह सकते हैं या वेदास कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और इन्हीं वेद को माना जाता है कि श्रुतिज हैं, यानी ये सुने गए हैं डायरेक्ट, डिवाइन ये बुक्स हैं, और ये डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा सुन करके लिखे गए। अब इसी का दूसरा रूप है स्मृति, यानी जो चीजें सुनी गई एज इट इज नहीं वो आ पाई उस रूप में, तो फिर उन लोगों ने, जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उन लोगों ने याद किया कि अच्छा ये भी बात कही गई थी, ये भी बात हुई थी, तो उनको फिर उन लोगों ने अपने मेमोरीज के आधार पे लिखा या उसको बताया, तो उसी को हम कहते हैं स्मृति, यानी टू रिमेम्बर, यानी याद करके जो बातें कही गई उन्हें हम स्मृति के रूप में जानते हैं। और इन स्मृति का जो एग्जाम्पल है वो धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, ये 2 चीजें हैं स्मृति के रूप में। और इसमें जो बहुत से हमारे ऋषि महर्षि थे, उनमें विष्णु, याज्ञवल्क्य, यम, कार्तिकेय, बृहस्पति, गौतम, ये सभी लोग माना जाता है कि ये ऋषि महर्षि, मनु, अत्रि, इन लोगों ने स्मृति की रचना की थी। अब इसके बाद सॉरी, जो थर्ड पॉइंट है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो जैसा कि इसका नाम है कमेंट्रीज, तो आप जैसे कोई किसी मैच की कमेंट्री चल रही होती है, तो जो कमेंटेटर होता है वो अपने हिसाब से चीजों को बताता है, एक्सप्लेन करता है, आप सुनते हैं, उसको जानते हैं। तो उसी तरह से ये हमारे जो ऋषि महर्षि थे, इन लोगों ने उन श्रुतिज और स्मृतिज को एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से, जो उन लोगों ने समझा पढ़ करके, वो हमको आपको समझाने की कोशिश की। उसी बात को कहा जाता है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। अब इसके बाद इसको टीका और भाष्य भी कहा जाता है, और निबंध भी कहा जाता है इसी कमेंट्रीज और डाइजेस्ट को। और इसका मेन मतलब यही कि एक्सप्लेनेशन ऑफ श्रुतिज एंड स्मृतिज, जो उसको एक्सप्लेन किया इन लोगों ने अपने हिसाब से। अब इसके बाद इसी एक्सप्लेनेशन के दौरान जब लोगों ने श्रुति और स्मृति को अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया, तो यहीं से हमारे स्कूल का
इवोल्यूशन हुआ, यानी स्कूल डेवलप हुए इन्हीं डाइजेस्ट और कमेंट्रीज के द्वारा। तो जब लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से, तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की अपनी कुछ अप्रोच होती है किसी बात को लेकर के, और उस अप्रोच से नए नए सेक्ट्स और स्कूल्स का जन्म होता है। तो वही हुआ हिंदू लॉ के साथ भी। और मेन जो दो स्कूल इसके थे, मिताक्षरा और दायभाग। तो मिताक्षरा और दायभाग दो स्कूल यहीं से डेवलप होते हैं, और इनको जो बनाने वाले लोग थे, और जिन लोगों इसलिए ने फोर्थ वाला कस्टम वाला नहीं आया है। आपने डाइजेस्ट कमेंट्री बोलते हैं, कस्टम वाला किसके अंदर आएगा सर? अभी आपने अभी फोर्थ मैं बताया। केवल अभी मैं केवल उस कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के बारे में बताने के लिए बता रहा था। अभी मैं आ रहा हूँ कस्टम पे। तो दाय भाग और मिताक्षरा दो स्कूल का जन्म हुआ यहीं से, यानी डाइजेस्ट से और कमेंट्रीज से। अब इसके बाद स्कूल की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब चौथा जो एलिमेंट है आपका सोर्स है, वो है कस्टम। तो कस्टम का मतलब ये होता है कि कोई प्रैक्टिस जो आप लंबे समय तक कर रहे हो, और उसे पूरी सोसाइटी में, फैमिली में, क्लास में रिकॉग्नाइज किया जाता है। कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसे लंबे समय से आप उसे अपने आचरण व्यवहार में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसे पूरी फैमिली, सोसाइटी या क्लास में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। ये सारी अगर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसे हम एज ए कस्टम ट्रीट करते हैं, और उसे एज ए लॉ प्रीफर किया जाता है। इवन कोर्ट भी उसे वैल्यू देता है। तो यानी कि उस प्रैक्टिस में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, तब उसे हम वैलिड कस्टम मानेंगे, यानी एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कस्टम। तो अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए इसमें? द कस्टम मस्ट बी एंशियंट, यानी कस्टम इमोमेरियल टाइम से, पुराने लंबे समय से वो चली आ रही हो। क्या चली आ रही हो? जैसे हम लोग यहाँ मैरिज होती है तो वहां सप्तपदी है, किसी किसी एरिया में 4 फेरे लगाने पे ही वो मान लेते हैं कि हाँ, उनके यहाँ कस्टम है कि वो 4 फेरे लगा करके मैरिज को फुलफिल मान लेते हैं। तो कहीं 7 पे है, तो इसी बात को आप कह रहे हैं कस्टम। यानी किसी पर्टिकुलर फैमिली में, किसी पर्टिकुलर क्लास में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी जो कस्टम है वो एरिया के हिसाब से भी चल सकती है, फैमिली के हिसाब से भी चल सकती है, किसी क्लास के हिसाब से भी चल सकती है। तो अब उसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए? वो एंशियंट हो, बहुत पुराने समय से वो चली आ रही हो, किसी को याद भी ना हो कि वो कब से ये इस कस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा इसका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है द कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्विटी, यानी उसमें सर्टेनिटी हो और किसी तरह की एम्बिग्विटी ना हो। नेक्स्ट, द कस्टम मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट अगेंस्ट एनी एग्जिस्टिंग लॉ, यानी लॉ कह रहा है कि 21 वर्ष 18 वर्ष की बात कर रहा हो मैरिज के, सॉरी, एज के मामले में, तो कस्टम कह रही हो कि नहीं 15 साल और 10 साल, तो वो अगेंस्ट लॉ ना हो, यानी डायरेक्टली किसी लॉ का वायलेशन ना करती हो, ऐसी होनी चाहिए कस्टम। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली फॉलोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी वही बात, इमोमोरियल टाइम से वो चली आ रही हो, लंबे समय से, और लगातार, बीच में इंटरप्शन ना हुआ हो, या बीच में रुका ना हो, बंद होने का कोई एविडेंस ना हो, यानी वो लगातार चलन में हो, प्रचलन में हो, चली आ रही हो, और लंबे समय से हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, ये एसेंशियल्स हैं उन प्रैक्टिसेस में, तो उसे हम एज ए कस्टम ट्रीट करते हैं। अब इसके बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कस्टम कितने तरह की हो सकती है, तो ये लोकल कस्टम हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो प्रचलित हो सकती है, किसी ग्रुप में, क्लास में हो सकती है, या किसी फैमिली में हो सकती है। अब जैसा कि आप अगर क्लास की बात करें, तो जैसे जो किंग की फैमिली हुआ करती थी, तो वो एक क्लास है पर्टिकुलर, राजाओं का, महाराजाओं का। तो उनके यहाँ क्या था कि जो बड़ा बेटा होगा वो किंग बनेगा। आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, तो राम बड़े बेटे थे तो उनका राज्याभिषेक अभिषेक हो रहा था। फिर आपने कौरव पांडवों का देखा होगा, मतलब जो भी सीरियल वगैरह आप देखते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, तो बड़े बेटे को राजा बनाने की प्रथा, एक प्रचलन था, चलन था। तो कहने का मतलब, वो किसी क्लास में हो सकता है, उसी तरह की बात किसी फैमिली में भी हो सकती है कि बड़े बेटे को अधिकार मिलेगा, कोई वो कर्ता बनेगा, अपनी फैमिली का मेजर होगा। तो इस तरह की कोई भी, वो लोकल लेवल पे भी हो सकता है कि फला एरिया में ये कस्टम चलती है। आप बहुत से मैटर में, जैसे डेथ सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी में आप देखते होंगे कि 10-20-50 किलोमीटर के बाद आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते होंगे,
तो उस रिलेशन में आपके यहाँ दूसरे तरह की कस्टम होगी, आपके यहाँ दूसरे तरह की, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। तो कहने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकती है, पर्टिकुलर फैमिली में भी हो सकती है, पर्टिकुलर क्लास में हो सकती है। ये हो गया आपका एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अब इसके बाद मॉडर्न सोर्स की बात की जाए तो मॉडर्न सोर्स में 3 पर्टिकुलर टॉपिक हैं और 3 सोर्सेस को आपको पढ़ना है। पहला सोर्स है इसका हिंदू लॉ का जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। दूसरा है लेजिस्लेशन और तीसरा है प्रेसिडेंट्स। तो पहले में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस का मतलब है कि जैसा कि दूसरा और तीसरा है कि लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट्स। तो लेजिस्लेशन का मतलब है कि कोडिफाइड लॉ, यानी पार्लियामेंट ने या कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने, यानी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर का मतलब जैसे राज्य की विधानसभा, असेंबली। तो असेंबली या पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है और कोर्ट के सामने कोई मैटर आ जाता है, यानी आपके पास 4 एक्ट हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन, माइनॉरिटी एंड सक्सेशन। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा मैटर आता है जिसपे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैटर पे कोई लॉ नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, तब जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस का यूज करते हुए मैटर को डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं वो कहेगा कि इस मैटर पे लॉ नहीं है इसलिए भाई आप लोग वापस जाइए। वो उस पर्टिकुलर मैटर पे जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्सेंस के आधार पे डिसीजन देगा। अब इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे आपके हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के लिए पहले जो ग्राउंड्स दिए गए थे उसमें क्रुएल्टी और डिजर्शन नहीं था, तो फिर कोर्ट के बहुत से डिसीजंस के माध्यम से और फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ये पॉइंट जोड़े गए इसमें। तो ये कहने का मतलब है, और आप अब दूसरे लॉ में अगर एग्जांपल लें तो जैसे ऐसा कोई लॉ नहीं था जहां की ये कहा गया कि स्मोकिंग जो है पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी है। तो फिर जब मुरली एस देवड़ा का केस आया तो उसमें कहा गया कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी स्मोकर्स की वजह से वो पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। जैसे बगल में कोई सिगरेट पी रहा हो तो वो धुआं मेरे भी फेफड़े में जाएगा, तो मैं पैसिव स्मोकर्स की तरह से मेरे हेल्थ पे उसका इफेक्ट आएगा। तो इसी बात को हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस किसी मैटर पे लॉ नहीं है तो कोर्ट अपने जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्सेंस के आधार पर डिसीजन देता है। तो यानी जहां लॉ नहीं है, पूरी तरह से नहीं है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लॉ है, तो कोर्ट अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिप्शन से उस मामले को निपटाता है। उसी बात को आप कह रहे हैं कि बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर प्ले एंड प्रोप्राइटरी, इसके बेस पे जब कोर्ट डिसाइड करता है किसी मैटर को तो उसे ही आप कह रहे हैं, उसे ही आप नाम दे देते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। ये हो गया पहला सोर्स, यहां से हिंदू लॉ को बेस मिलता है। और इसी को आप नेचुरल लॉ भी कहते हैं, यानी जब कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ था लॉ का तो कैसे चीजें डील होती थी, नेचुरल लॉ से, जो सामान्य तौर पे हर व्यक्ति समझ सकता है, सोच सकता है, उस लॉजिक पे चीजों को डिसाइड किया जाता था, और उसी को आप जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के नाम से जान रहे हैं। दूसरा फिर आ गया लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन का बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण, आप एग्जांपल आपके साथ सामने है कि ये 4 जो हिंदू एक्ट बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा 1955 में, 1956 में, यानी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, सक्सेशन एक्ट, तो ये लेजिस्लेशन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट्स, जब जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के आधार पे कोर्ट ने किसी मैटर को डिसाइड कर दिया, एक बार वो डिसाइड हो गया, तो डिसाइड होने के बाद अब उस तरह का जब कोई भी मैटर कोर्ट के सामने दोबारा आएगा तब वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, यानी अब जो दूसरे कोर्ट्स होंगे उसी जजमेंट के बिहाफ पे जजमेंट देने के लिए इलिजिबल हो जाएंगे, और इसी प्रीवियस जजमेंट को हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। जैसे पहले कोर्ट ने डिसाइड किया 2001 में, 2002 में, 5 में कि जो लीगली वेडेड वाइफ होगी वही मेंटेनेंस पा सकती है, क्योंकि हिंदू लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि मेंटेनेंस किसे मिलेगा, वाइफ को मिलेगा। तो वाइफ का मतलब लीगली वेडेड वाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड किया ये। तो फिर जब कोर्ट के सामने मैटर्स आए जहां की कोर्ट ने देखा कि अगर हम लीगली वेडेड वाइफ की बात करेंगे तो बहुत सी जो हमारी वुमेन्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी, तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं,
जो लीगली वेडेड वाइफ हो नहीं भी है और वो एज ए वाइफ किसी मेल पर्सन के साथ रह रही है तो उसे भी मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है। तो यानी अब ये बात प्रेसिडेंट बन गई। अब बाद के मामलों के लिए वो एक प्रेसिडेंट है और जो बाद के मामले इस तरह के आएंगे इसी जजमेंट के आधार पे उन पे डिसीजन दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट को फॉलो कौन करेगा और किसके जजमेंट को फॉलो किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट? तो आपके जो प्रीवी काउंसिल्स के पुराने डिसीजंस हैं उन्हें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऑल ओवर इंडिया के सभी कोर्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से ही बाउंड नहीं है, वो अपने डिसीजन को भी डिसमिस कर सकता है और उसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकता है। कंडीशन एक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का छोटा बेंच होगा वो अपने बड़े बेंच के जजमेंट को मानेगा, वो बाउंड है उसे फॉलो करने के लिए, लेकिन छोटे बेंच के जजमेंट को बड़ी बेंच ओवर रूल कर सकती है। ये है पूरा प्रेसिडेंट का सिस्टम। और हाई कोर्ट के जजमेंट को नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं वो फॉलो करने के लिए बाउंड है, और एक हाई कोर्ट के जजमेंट को दूसरा हाई कोर्ट बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए। और हाई कोर्ट के भी जो छोटी बेंच होंगी वो बड़ी बेंच के जजमेंट को फॉलो करेंगी और बड़ी बेंच छोटी बेंच के जजमेंट को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। ये है पूरा प्रेसिडेंट का आपका सिस्टम। अब इसके बाद बहुत से जो इसकी क्रिटिक की जाती है। सर एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, यहाँ कोई तक कोई लेडी, भी डाउट एम्बिग्यूटी हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ कोई लेडीज अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है हाँ हाँ और आफ्टर सम टाइम वो चैलेंज करती है मेंटेनेंस के लिए, तो वो हाँ कर सकती है क्या? हाँ, इसके लिए दो केस लॉ आप लिख लीजिए। सबसे पहले केस आया था चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार। ये जजमेंट आया था 2011 में। चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार, ये जजमेंट आया था 2011 में। और इसमें वही बात कही गई थी जो मैंने अभी कहा कि वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ हमेशा ये नहीं माना जाएगा। यानी उसके पहले के जो जजमेंट थे उन्होंने कहा था कि वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ, लेकिन चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार में कहा गया कि ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि वो लीगली वेडेड वाइफ ही हो। तो फिर इसको जजमेंट को, इस जजमेंट को चैलेंज किया गया। तो इसके बाद 2018 में जजमेंट आया ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और चुनमुनिया वाला भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो ललिता टोप्पो वाले केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया उस बात को, चुनमुनिया वाले केस को, और कहा कि मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत रिलीफ लेने के लिए वाइफ का लीगली वेडेड वाइफ होना आवश्यक नहीं है। ये आज की फाइनल स्टेटस है। यानी कोर्ट ने एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप को अफर्म कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप भी वैलिड है और उसमें जो वाइफ है उसे सभी जो फीमेल है किसी मेल के साथ रह रही है उसे वाइफ के सभी स्टेटस और रेमेडीज अवेलेबल होंगे। ये है पूरा आपका आज की डेट में करंट सिचुएशन। अब इसके बाद प्रॉपर्टी भी क्लेम कर सकती है, सब कुछ जो कुछ भी एक लीगली वेडेड वाइफ के राइट्स होंगे सभी उसको मिल जाएंगे। सर ऑलरेडी अगर उसकी एक लीगली वेडेड वाइफ हो और सेकंड से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो तो किस तरह से होगा डील होगा सर? वो सभी इस केसेस में होता क्या है कि कोर्ट जो है फैक्ट और सर्कमस्टांस को देखता है। फैक्ट और सर्कमस्टांस का क्या मतलब कि जैसे जो सेकंड वाइफ है उससे फैक्ट्स को छिपा करके उसे बताया नहीं गया कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं या मेरी लीगली वेडेड वाइफ है, तो यानी फैक्ट्स को अगर कंसील किया गया है यानी फ्रॉड किया गया है तो उसे फिर वाइफ का पूरा स्टेटस मिल जाएगा। और वो जानते हुए ऐसा कुछ कर रही है तब फिर वो कोर्ट उस हिसाब से यानी फैक्ट और सर्कमस्टांस के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा, मैटर टू मैटर। हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि ये बिल्कुल एक लाइन की रूलिंग बना दी गई कि नहीं जो भी ऐसे वाइफ आएगी, सेकंड वाइफ आएगी, उसे हम सब राइट्स दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल और केवल लीगली वेडेड वाइफ न होने के आधार पे उसके राइट्स को कर्टेल नहीं किया जाएगा। मेन मामला ये है, ये आपको समझना है। लॉ जो है वो ये है कि सिर्फ इसी एक ग्राउंड पे कि वो लीगली वेडेड वाइफ नहीं है उसके राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता या उसे हम वंचित नहीं कर सकते हैं उसके अधिकारों से। ये है पूरा लॉ।
अब बाकी वो सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांस कोर्ट देख करके ही डिसीजन लेगा, मैटर टू मैटर। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक सूत्र वाक्य बन गया और सभी कोई भी फीमेल आ जाएगी और वो दूसरी तीसरी होगी चौथी होगी और वो राइट क्लेम करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब केवल इसी ग्राउंड पे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ये आपको समझना। अब इसके बाद ऑलरेडी मालूम हो सर लेडीज को कि वो लीगली वेडेड है, तो फिर सॉरी मैं समझ नहीं पाया, क्या क्वेश्चन है आपका? जो सेकंड लेडीज है लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसे मालूम हो कि ऑलरेडी ये लीगल वेडेड वाइफ इसकी है, तो उस केस में क्या हाँ, होगा सर? तो मैंने वही कहा ना कि तब कोर्ट उस फैक्ट और सरकमस्टांस को देखते हुए डिसीजन लेगा। लेकिन आपको जो समझना है, लॉ समझना है, वो लॉ ये है कि मान लीजिए उसकी लीगल तरीके से, अब आगे हम लोग जब मैरिज को पढ़ेंगे तो वहां पे सब फॉर्मेलिटीज दी हुई हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सेरेमनीज की बात की गई है कि हिंदू मैरिज तभी फुलफिल मानी जाएगी जब दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को में प्रचलित जो यूजेस और कस्टम्स हैं उन सेरेमनीज को फॉलो किया जाएगा, तो उसे हम लीगल मैरिज मानेंगे। तो वही बात है कि मान लीजिए उसने सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया है, लेकिन वो एज ए वाइफ रह रही है, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो। आपको समझना ये है कि सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन वो एज ए वाइफ और हस्बैंड रह रहे हैं, तो उसे सारे राइट्स मिल जाएंगे। आपको समझना ये है। अब वो लिव इन रिलेशनशिप आप नाम दें या कोई भी नाम दें, उसे सभी राइट्स और लाइबिलिटीज की वो हकदार हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया? सर इसमें कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं नहीं, एक ऐसा महीने, कोई 2 महीने, साल? ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि उन सरकमस्टांस में उसके साथ जस्टिस क्या हो सकती है, उसको देखते हुए कोर्ट उसको रिलीफ दे देगा। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन की कोई जाकर के कहीं साथ में रह लिया तो उसे एज ए वाइफ कोर्ट ट्रीट करेगा, ऐसा भी नहीं है। अब वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे कोर्ट डिसीजन लेगा कि एज ए वाइफ उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और ये कॉमन प्रूडेंस के किसी भी पर्सन की अपनी सोच पे ये निर्भर है। जैसे मान लीजिए उसके पड़ोसी उसको क्या मानते थे, उसके जो रिलेटिव थे उसको क्या मानते थे, किस रूप में ट्रीट करते थे, ये सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस देख करके ही कोर्ट डिसीजन लेता है। हाँ संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चन ये है कि एक लीगली वेडेड वाइफ है और दूसरी एक और है, तो क्या दोनों को राइट है उसमें उनको? हाँ, इस पे मैं आपको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं एक केवल सरसरी तौर पे आपको सोर्स बता रहा था। जब हम लोग पर्टिकुलर उस प्लेस पे जाएंगे तो मैं आपको मेंटेनेंस जब कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि 2 वाइफ के केसेस में ऐसा हुआ है कि उस व्यक्ति का जो फंड है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, ऐसा हुआ है, होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब आगे बात आती है, इसकी क्रिटिक्स की जाती है कि जो सर यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग मतलब नोट करके चले यहाँ से, उसका प्रिपरेशन पहले से ही रहे। हाँ, तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है या बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। और इसमें आपसे पर्टिकुलर वो नाम भी ले सकते हैं कि डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ या मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो ये सोर्सेस को थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको जानना है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप बता ले जाएं, यानी 4 एंशिएंट में, 3 मॉडर्न में, और इनमें थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल, एक 1 लाइनर 2 लाइनर ये आपको दे के बताना है। सर 20 नंबर का 10 का करीब, ये 20 का आएगा सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जनरली इसमें 10 नंबर या वेरी शॉर्ट में ही आता है ये सब, लेकिन कभी कभी उनकी मर्जी है। देखा होगा आपने, अभी बीएनएस में देखा होगा या दूसरे पेपर में आपने देखा होगा, कहीं से कुछ भी वो पूछ सकते हैं, वो फ्री हैं, तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है अपनी तरफ से। चूंकि इसमें अब 7 पॉइंट ये आपको मिल गए, फिर स्कूल्स हैं तो मिला के पूरा फुल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाएंगे। क्योंकि ये व्यवहारिक चीजें हैं, जनरल हैं, आप अपने कॉमन प्रूडेंस से भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ये हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए मेन। अगर ये हेडिंग आपको नहीं पता है तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मेन आपको ये फोकस इस बात पे करना है कि सोर्सेस 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक एंशिएंट एक मॉडर्न। और एंशिएंट में ये 4 पॉइंट हैं और मॉडर्न में ये 3 पॉइंट है। ये बेसिक आपको कंसेप्ट लेकर के चलना है। अब इसकी एक क्रिटिक ये की जाती है कि कौन सुना, किसने देखा, ये सब बातें आती हैं। लेकिन ओवरऑल जो
जितनी भी हमारे राइटिंग्स हैं, यानी वेद, शास्त्र, उपनिषद, वो किसी न किसी पर्टिकुलर वे में चलते आए हैं, और जो उनमें बातें लिखी हुई हैं उनके एविडेंसेस अब मिल रहे हैं। यानी ये हालांकि आपके एकेडमिक का पार्ट नहीं है उस रूप में, लेकिन थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ केवल, कि एविडेंसेस उसके अब मिलने स्टार्ट हो गए हैं जब खुदाई हो रही है कहीं। जैसे रामेश्वर का नाम लिया गया रामायण में, महाभारत में कुरुक्षेत्र का नाम लिया गया, या जो जो चीजें नाम लिए गए हैं वहां पे, वो एविडेंसेस अब मिल रहे हैं आपको। तो इससे ये लग रहा है आपको कि हाँ, ये चीजें लिखी गई और ये साइंटिफिक हैं। अब उस पे विशेष रूप से उसके अंदर हम लोगों को नहीं जाना है, वो हम लोगों का मैटर नहीं है ज्यादा अंदर जाने का। अब आ जाते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अभी तो एक मोटे तौर पे आपने देखा कि हिंदू लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, तो अब फिर बात आती है कि क्या हिंदू लॉ एक ही सेक्ट में है या कई सेक्ट्स में डिवाइड है। तो निश्चित रूप से ये डिवाइड है कई सेक्ट्स में, और इसको हम स्कूल के नाम से जानते हैं। और ये स्कूल, हमने पीछे अभी बात की कि जो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट लिखे गए थे उसी से इवॉल्व हुए स्कूल। और ये स्कूल मेनली 2 स्कूल हैं जिनको कि हमें पढ़ना, समझना और जानना है। वो 2 स्कूल कौन कौन से हैं? मिताक्षरा स्कूल एंड दायभाग स्कूल। और दायभाग स्कूल को बंगाल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो मिताक्षरा स्कूल, दायभाग 2 स्कूल हैं। अब मिताक्षरा स्कूल जो सब स्कूल में डिवाइड है, वो बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल, और द्रविड़ और मैड्रास स्कूल। यानी जो मिताक्षरा स्कूल है वो फिर 4 सब स्कूल में डिवाइड है। कौन कौन? बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल को बॉम्बे स्कूल भी कहते हैं, और द्रविड़ स्कूल या मैड्रास स्कूल। तो अब बात आती है मिताक्षरा स्कूल। तो मिताक्षरा स्कूल को विज्ञानेश्वर ने अपनी कमेंट्री से डेवलप किया था। यानी मिताक्षरा स्कूल के जो प्रणेता हैं या जो उसके अग्रणी ऋषि महर्षि आपके थे, वो थे विज्ञानेश्वर। और दायभाग स्कूल के जो अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा उसे या प्रमोट किया, वो थे जीमूत वाहन। जीमूत वाहन दायभाग और मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर, ये 2 लोग हैं और 2 स्कूल हैं। अब इसके बाद इन दोनों स्कूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो मिताक्षरा स्कूल जो है ये एंशियंट यानी थोड़ा सा पुरातन है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स। और दायभाग जो है थोड़ा सा मॉडर्न, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। और एरिया क्या है मिताक्षरा स्कूल जो है? मिताक्षरा में सर आपने बनारस, महाराष्ट्र और द्रविड़, एक और है ना सर इसके अंदर? बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़। बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़। और महाराष्ट्र को आप बॉम्बे स्कूल भी कहते हैं और द्रविड़ को आप मैड्रास स्कूल भी कहते हैं। तो मिताक्षरा स्कूल जो है वो ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल करता है एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। यानी आसाम और बंगाल में दायभाग स्कूल प्रिवेल करता है। उसके अलावा जितना भी टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल करता है। उन आसाम और बंगाल में भी जिन मैटर्स पे, जिन सब्जेक्ट मैटर पे दायभाग साइलेंट है, उसके लिए भी मिताक्षरा प्रिवेल कर जाता है। यानी जो मिताक्षरा है वो ओवरऑल मैटर को डील करता है हिंदू लॉ से रिलेटेड, और दायभाग जो है वो केवल पार्टीशन और इनहेरिटेंस को डील करता है। तो यानी पार्टीशन और इनहेरिटेंस के अलावा जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उन पे भी मिताक्षरा, उन एरियाज में भी जहां दायभाग प्रिवेल करता है, यानी आसाम और बंगाल में, वहां ये प्रिवेल करता है। अब इसके बाद अगर दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो आप बीच में लाइन खींच करके एक तरफ मिताक्षरा दूसरी तरफ दायभाग करके लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि मिताक्षरा स्कूल जो है वो विज्ञानेश्वर ने उसको प्रमोट किया था, सबसे पहला डिफरेंस ये हो जाएगा। और दायभाग स्कूल को प्रमोट किसने किया था? जीमूत वाहन ने प्रमोट किया था। तो ये उनके अपने जो प्रोमोटर्स थे उनके बेस पे आपने डिफरेंस किया। फिर दूसरा डिफरेंस है कि मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल करता है, और दायभाग जो है वो आसाम एंड बंगाल, 2 जगहों पे प्रिवेल करता है या इनफोर्स है।
दाएं भाग। नेक्स्ट डिफरेंस है मिताक्षरा स्कूल इज ऑर्थोडॉक्स स्कूल वेयर एज दाएं भाग इज रिफॉर्म्ड स्कूल, यानी ये थोड़ा सा मॉडर्न है और सुधरा हुआ उसका रूप है। और नेक्स्ट मिताक्षरा जो है वो हेयरशिप इज फाउंडेड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, यानी रक्त संबंध पे चलता है मिताक्षरा। और जो दाया भाग है ये स्पिरिचुअल बेनिफिट के आधार पे चलता है कि जो डिसीज्ड है या जो मरने वाला व्यक्ति है, वो जो पिंडदान वगैरह की बात आती है उस रिचुअल्स में के माध्यम से कौन डिजीज्ड को फायदा पहुंचाएगा उस ग्राउंड पे ये प्रिवेल करता है। यानी मिताक्षरा जो है ब्लड रिलेशन पे और दाया भाग जो है स्पिरिचुअल बेनिफिट के आधार पे चलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो मिताक्षरा रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सन्स कंट्रोल एंड चैलेंज अनऑथराइज्ड एलिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें सन का बाय बर्थ राइट हो जाता है। यानी इसका मतलब कहने का कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मिताक्षरा से गवर्न होता है, तो उस ए के दो बेटे होते हैं S1 और S2। तो जैसे ही उनकी बर्थ होती है, बर्थ के साथ ही उनको अपनी उस फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। अगर उस फादर ने अपने फादर से प्रॉपर्टी पाई है तो उसने अर्न की है प्रॉपर्टी, तब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है उस परिवार के बीच में, उसको आप एंसेस्ट्रल या अनुवांशिक या आप कह सकते हैं फैमिली प्रॉपर्टी। तो फैमिली प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट मिल जाता है सन को। मिताक्षरा में ये सिस्टम चलता है और दाएं भाग में ये सिस्टम नहीं चलता है। जब तक फादर जीवित है फादर वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है अपनी लाइफ में, और उसकी लाइफ के बाद ही उसके सन को राइट मिलता है। अब इसके बाद सर यहाँ पे सन और गर्ल को दोनों को जो है डॉटर को एक समान मानेंगे या अलग अलग राइट्स है इसके अंदर? अभी हम लोग सन सन की बात कर रहे हैं, अब आएगा वो पॉइंट आएगा नेक्स्ट दूसरे डिफरेंस में, वो डॉटर वाली बात आएगी। अब जो बात आ रही है कि ए वुमन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मिताक्षरा कोपार्सनरी, यानी जो मिताक्षरा लॉ है उसमें वुमेन को ज्वाइंट फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता। और दाएं भाग में रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ विडो टू सक्सीड हर हस्बैंड, यानी वहां पे विडो को राइट दे दिया गया। यानी अब फीमेल के राइट की बात कर रहा है दाएं भाग। इस मामले में वो रिफॉर्म्ड है थोड़ा सा या मॉडर्न है थोड़ा सा। यहीं पे हम डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है मिताक्षरा कोपार्सनरी नो कोपार्सनर हैज गॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ कहने की ये कोशिश की जा रही है। सर ये दाया भाग में आपने बताया विडो को मिलेगा, तो वैसे नहीं मिलेगा विडो से पहले? नहीं, जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और उस व्यक्ति की विडो है W, तो मिताक्षरा में विडो को जनरली उस समय जब हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कोपार्सनरी की बात करते हैं, तो विडो को कोई राइट नहीं है। और दाएं भाग विडो को राइट दे रहा है, यानी W को प्रॉपर्टी मिलेगी। अब जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, तब हिंदू लॉ जनरल लॉ सबको प्रॉपर्टी देता है, विडो को देगा, डॉटर को देगा, सन को देगा। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो रही है और वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 के अमेंडमेंट के पहले की बात हो रही है। चूंकि ये एंशियंट सोर्स है तो हम 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। 2005 के बाद की आप बात करेंगे तो फिर अब डॉटर को इक्वल राइट दे दिया गया है, तो अब तो कोई इशू है ही नहीं है। हाँ कमल जी क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। कमल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये इसमें मैरिड वोमेन को नहीं मिलेगा ना, मतलब विडो होने के हाँ, बाद? मैरिड वुमेन को नहीं, मैरिड वुमेन को नहीं। सर मैं कह रहा था कि अब जब 4 एक्ट बन गए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह, अब तो सब उससे गवर्न होता है, फिर ये मिताक्षर और दया भाग की अब रेलिवेंसी क्या रह गई है? रेलिवेंसी ये है कि अभी जहां जिन पॉइंट्स पे लॉ कवर नहीं कर पाता है चीजों को, वहां हम उनसे गवर्न होते हैं। एक बात, पहली बात। और दूसरी बात कि उन एरियाज में जहां दाया भाग की बात हो रही है, मिताक्षरा की बात हो रही है, तो अभी जब हम लोग सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहां भी कोपार्सनरी की बात की गई है। यानी एक्ट के बनने के बाद भी बहुत जगह पे जहां जहां आएगी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वहां कस्टम की बात की गई है, वहां मिताक्षरा की बात की गई है, दाया भाग की बात की गई है, तो वो चीजें अभी भी प्रिवेल करती हैं कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में। बाकी नॉर्मल वे में अगर प्रॉपर्टी आपकी अर्निंग है तो उसमें फिर ये लॉ प्रिवेल करता है आपका
यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, वहां पे फिर मिताक्षरा दाया भाग या कस्टम प्रिवेल नहीं करती है। हाँ अनिल जी और दीपक जी पूछिए क्या है। सर ये मैरिड डॉटर जो है इनको भी राइट है इक्वल? बिल्कुल बिल्कुल राइट है। जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट तो वहां हम लोग खूब अच्छे से इसको करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी है, कोर्ट के लिए भी है और आपके एकेडमिक्स के लिए भी है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे आगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, यहाँ इस पॉइंट में केवल हम लोग ये डिफरेंसेस वगैरह देख रहे हैं, सोर्स के रूप में देख रहे हैं। अभी हम लोग एक्सप्लेन डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को सक्सेशन एक्ट पूरा पढ़ना है, तो वहां हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसके बाद डिफरेंसेस की बात हम लोग कर रहे थे। अब लास्ट डिफरेंस है इसका, मिताक्षरा स्कूल में जो ज्वाइंट फैमिली है ये शेयर्स को, अनडिवाइड शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है मिताक्षरा जो फैमिली का मेंबर होगा, लेकिन दाया भाग में ऐसा वो कर सकता है। ये डिफरेंस हो गया। यानी ये लगभग 5-6 डिफरेंसेस की हम लोगों ने बात की कि ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों स्कूल्स में। सर ये लास्ट तो वाला ओवरऑल repeat कर दीजिए प्लीज। लास्ट वाला जो डिफरेंस है वो ये है कि मिताक्षरा जो फैमिली होगी, मिताक्षरा स्कूल से जो गवर्न हो रही फैमिली होगी, उस ज्वाइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टी है उसका कोई मेंबर चाहे कि अपनी प्रॉपर्टी को एलिनिएट करे या डिस्पोज ऑफ करे तो वो नहीं कर सकता है अपनी ज्वाइंट फैमिली को, अरे ज्वाइंट प्रॉपर्टी को। और दाया भाग की फैमिली है तो वो अपनी ज्वाइंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ या एलिनिएट कर सकता है। ये डिफरेंस हो जाएगा। तो यानी आज हम लोगों ने बात क्या क्या की, पूरे सिलेबस की हम लोगों ने बात की। इसके बाद 2 यूनिट हम लोगों ने पूरा किया। कौन कौन सा? सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, तो उसमें 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं, एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। और एंशिएंट में 4 तरह के सोर्स की हमने बात की, यानी श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और इसके बाद कस्टम। और मॉडर्न सोर्स में हम लोगों ने बात की लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस और प्रेसिडेंट की। इसके बाद हम लोगों ने स्कूल की बात की। स्कूल 2 मेन स्कूल हैं, मिताक्षरा स्कूल, दाया भाग स्कूल। और मिताक्षरा स्कूल में 4 स्कूल यानी बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़। और फिर उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उनके एसेंशियल्स क्या क्या हैं और उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो ये ओवरऑल आपने आज 2 यूनिट कवर किया। और यहाँ तक कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो तो पूछिए। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लास होगा, कौन सी लेने? सॉरी स्टडी मटेरियल क्या होगा ये पढ़ने के लिए?